हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आप लोग के लिए एक सीरीज़ लेके आया था और उस सीरीज़ पे हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज ये वीडियो नंबर 3, थर्ड वीडियो को लेके आए हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये टॉपिक आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अच्छे से आप लोग फॉलो करिए इस वीडियो को, एक एक करके पूरा वीडियो को देखिए और लास्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व कर लेंगे ताकि आप लोग का जो ये टॉपिक है उसका अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का अच्छे से आ जाए। ठीक है, सो अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी देखिए, ऐसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली हम लोगों का एलिमेंट्स कैसे कॉम्बाइन होकर कंपाउंड्स फॉर्म करता है उसके बारे में हम लोग को आइडिया देता है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को क्या बोला कि जब भी हम लोग ऐसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उधर पे हम लोग को केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना होता है। अभी जब ये केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें कुछ कुछ हम लोग का रूल्स उधर पे वैलिड होता है और उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग का क्या होता है, केमिकल या तो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हम लोग को नया प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है। ठीक है, सो अभी इधर पे आप लोगों का लिख के रखा है इंट्रोडक्शन पे, एलिमेंट्स कॉम्बाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। हम लोग को मालूम है ऐसे एलिमेंट जब कॉम्बाइन होते हैं, जैसे कि इधर पे एलिमेंट कार्बन है, देन ऑक्सीजन है। सो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे कॉम्बाइन होते हैं उधर पे CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, CO2। ठीक है, सो ये बनने के लिए हम लोग का क्या होता है, दिस केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बेस्ड ऑन सम लॉज। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होके जो कंपाउंड फॉर्म करके दिया हम लोग को, वो कुछ लॉज हम लोग का फॉलो करते हुए ये बनाता है, ये हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। और उस लॉज को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को मालूम हो गया, जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है उस टाइम पे हम लोग का रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट बनते हैं उस टाइम पे हम लोग का बेसिकली क्या होगा, कुछ उधर पे रूल्स हम लोग का ओबे होते हैं, कुछ लॉज उधर पे, कुछ प्रिंसिपल्स ओबे होते हैं और उस लॉज को ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो अभी हम लोग का क्या क्या लॉज इधर पे हम लोग को पढ़ना है। इधर पे बेसिकली हम लोग को एनसीईआरटी पे 5 लॉज दे के रखा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, नेक्स्ट थर्ड वाला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नेक्स्ट फोर्थ वाला जो लॉ है दैट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये हम लोग का फोर्थ लॉ होगा। देन जो हम लोग के पास फिफ्थ वाला जो लॉ है दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, और एक लॉ है जिसको हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इधर पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का एनसीईआरटी पे ये 5 लॉज के बारे में दे के रखा है। सो पहले इसको हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद फिर मैं लास्ट में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में भी आप लोग को बोल दूंगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट वाला जो लॉ था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन दिया था? सो साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद कर लेते हैं, जो देने वाला ये लॉ था वो थे एंटोनी लेवोइसियर। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवोइसियर। और ये लॉ हम लोग को क्या बोलता है, ये लॉ हम लोग को बोलता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जितना भी फिजिकल चेंजेस बोलने से, जैसे कि मेरे पास आइस था, आइस को मैं अगर गर्म करूंगा आइस मेरा मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड वाटर बन जाएगा। फिर लिक्विड वाटर को मैं अगर और गर्म करूंगा फिर वो इवापोरेट होके हम लोग का स्टीम बन जाता है। ठीक है, सो दीज आर फिजिकल चेंजेस। सो जो जितना भी हम लोग का फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस रेफर्स टू बेसिकली केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आपको हम लोग दिखा रहे थे उधर पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो हम लोग का क्या होगा, केमिकल चेंजेस होगा। सो नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो जब भी ऐसे फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंजेस होता है उस टाइम पे हम लोग का जो भी मास या फिर जो भी मैटर होगा वो कभी भी खत्म नहीं होता है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जितना भी हम लोग का फिजिकल चेंजेस होगा, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ, मैं बोला मेरे पास इधर पे क्या था, मेरे पास आप लोग के इधर पे मैं ऐसे दिखाने के लिए मैं बोला मेरे पास इधर पे आइस था। ठीक है, सो मेरे पास इधर पे ये आइस था, ये आइस था और इस आइस को मैं ऐसे थोड़ा सा हीट किया। सो जब मैं इस आइस को ऐसे हीट करूँगा
सो मेरा आइस बेसिकली क्या हो जाएगा, आइस मेरा पास ऐसे लिक्विड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे वो मेरा लिक्विड स्टेट पे चला जाएगा, आइस मेरा वाटर बन गया, ठीक है। सो अभी ये फिजिकल चेंज है। देन केमिकल रिएक्शन बोलने से मैं बोला मेरे पास इधर पे कार्बन था, देन मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया O2 के साथ, और मुझे इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये मेरे पास केमिकल चेंजेस है। सो जितना भी फिजिकल चेंज हो गया या फिर केमिकल चेंज हो गया, इधर पे मेरे पास जो मास होगा या फिर जो हम लोग का मैटर होगा, मैटर का बेसिकली मास होता है, वो कभी भी हम लोग का नया से बनेगा भी नहीं। मतलब जितना था पहले इस आइस का जितना मास था, उतना ही इधर पे मेरा वाटर का मास होगा। सिमिलरली मेरे पास इधर पे कार्बन और ऑक्सीजन का जितना मास था, उतना ही मास हम लोग का बाद में रिएक्शन होने के बाद भी इक्वल ही होगा। सो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस लॉ को हम लोग कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, इस लॉ को हम लोग सिंपल केमिस्ट्री पे कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ masses of reactant is equal to the sum of masses of product, ठीक है। सो ये बेसिकली हम लोग का क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग का मास कभी भी मेरा नया से बनेगा भी नहीं, और जो पुराना वाला मास था वो मेरा कभी भी खत्म नहीं होगा। वेदर इट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, हम लोग का मास हमेशा क्या होता है, फिक्स होके रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि आप लोग का फिजिक्स पे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, केमिस्ट्री में भी आप लोग को मिलेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे, ठीक है। सो वो जो न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस है, उधर पे हम लोग का कुछ मास एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐसे रिएक्शंस के केस पे हम लोगों का क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो ये बात को आप लोग याद करके रखिएगा, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होके नहीं रहता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो लॉ है, उस नेक्स्ट लॉ को हम लोग अभी देखने के लिए जाएंगे। सो मेरा फर्स्ट वाला लॉ इधर पे खत्म हो गया। सेकेंड वाला जो लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। और नहीं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। दोनों का नाम सेम ही है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलिए या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन बोलिए, दोनों को सेम ही हम लोग का लॉ के बारे में इधर पे मीन कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग का इधर पे इसका कौन दिया था, साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोसेफ प्राउस, ठीक है। फर्स्ट वाला लॉ दिया था एंटोनी लेवोसियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड वाला जो लॉ है जोसेफ प्राउस ने दिया था, ठीक है। अभी इसका स्टेटमेंट क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। सो मैं इसको मैं आप लोगों को सिंपल से समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल कहने का बात क्या है, सपोज मुझे वाटर मिला, वाटर का अलग अलग सोर्स है, मुझे वाटर मिला, सपोज कहाँ से मिला, मुझे टैप वाटर मिला, ठीक है, टैप वाटर में लिया, ठीक है। देन मैं वाटर लिया कहाँ से, वाटर लिया मैं सी से लिया, मैं वाटर लिया कहाँ से, लेक से लिया, मैं वाटर लिया कहाँ से, मैं ओशन से लिया, ठीक है। सो ये जितना भी हम लोग का वाटर का सोर्स है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस सोर्सेस, जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाटर का अंदर पे जाके हम लोग अगर देखेंगे, उधर पे हम लोग का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय देयर मासेस, ये सब पे, ये सब के सब जो सोर्सेज है, सब पे अगर हम लोग जाके देखेंगे, हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशियो होगा, वो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन का मास होगा, एक का तो 1 होता है, 2 के लिए 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। सो इसका अगर सिंपलेस्ट रेशियो अगर निकालेंगे बाय मास, that will be 1:8, ठीक है। सो वेदर सोर्स मेरे पास क्या हो, टैप वाटर हो, सी वाटर हो, लेक वाटर हो, ओशन वाटर हो, हर जगह पे अगर हम लोग वाटर का अगर हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो बेसिकली कितना होगा, 1:8 रेशियो पे वो कंबाइन होके रहेगा, ठीक है। सो ये मेरा बेसिकली क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कंपोजिशन। इधर पे हम लोग का और एक एग्जांपल देके रखा है, इस एग्जांपल को भी हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जांपल देके रखा है हम लोग को क्यूप्रिक कार्बोनेट का, ठीक है। क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3, ठीक है। सो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया।
अभी इधर पे हम लोग के पास 3 एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट है? एक तो है कॉपर, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, इधर पे कॉपर का मास कितना होता है? कॉपर का मास होता है 63.5, ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। देन कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम पर मोल। देन ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों एलिमेंट का अगर मास का रेशियो निकाल के देखेंगे, मास का रेशियो निकाल के देखेंगे, मास का रेशियो निकाल के देख सकते हैं, तीनों का हम लोग मास का रेशियो निकाल के देख सकते हैं, या फिर उसका हम लोग मास परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उधर पे हम लोग मास का रेशियो निकाला था, सेम टू सेम हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल के देख सकते हैं कि उधर पे मेरा कॉपर का कितना मास परसेंटेज है, ठीक है, देन कार्बन का कितना मास परसेंटेज है, देन ऑक्सीजन का कितना मास परसेंटेज होगा। ठीक है, उस परसेंटेज को अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, वेदर वो मेरा नेचुरल कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट हो या फिर मेरे पास सिंथेटिक जो मैं लैब में क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाऊंगा, वो दोनों पे ही मेरे पास क्या होगा, मास परसेंटेज दोनों के केस पे हम लोग का क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो मतलब वही बोल रहा है इधर पे भी कि हम लोग के पास नेचुरली हम लोग के पास क्यूप्रिक कार्बोनेट हो या फिर हम लोग के पास सिंथेटिक, हम लोग जो हम लोग लैब में सिंथेसिस करते हैं उसके अंदर पे भी अगर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन अगर देखेंगे कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का, हम लोग के पास क्या होगा उधर पे मास परसेंटेज दोनों के केस पे ही हम लोग को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, सो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको खाली यही समझना है कि इधर पे ये बेसिकली मास हम लोग का फिक्स होके रहेगा कहाँ पे, नेचुरल और सिंथेटिक हम लोग का जो क्यूप्रिक कार्बोनेट था। ठीक है, सो ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला हम लोग के पास जो लॉ है उस लॉ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो मेरा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन दिया था? साइंटिस्ट का नाम है डेल्टन। ठीक है, डेल्टन ने दिया था। अभी इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ टू एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कॉम्बाइन करके एक से ज्यादा हम लोग का क्या बनाएगा, उधर पे कंपाउंड्स बनाएगा, देन masses of one element that combine with fixed mass of the other element are in ratio of small whole numbers। ठीक है, सो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सपोज मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट था, एक था मेरे पास कार्बन और दूसरा मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट था। अभी ये दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड हम लोग का फॉर्म करेगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दो अलग अलग हम लोग का कंपाउंड्स बना दिया। ठीक है, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, देन द masses of one element that combine with fixed mass of the other element। ठीक है, इधर पे फिक्स मास किसका है, मेरे पास कार्बन का मास फिक्स है, दोनों पे मेरे पास कार्बन एक एक ही है, सो दोनों का मास मेरा फिक्स होगा। अभी इस ये दोनों जो हम लोग के पास बचा हुआ है दैट इज ऑक्सीजन का, जो हम लोग का मास का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO, ऑक्सीजन इन CO रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, इन दोनों का हम लोग को अगर रेशियो निकालना है, हम लोग रेशियो निकाल के देखेंगे। सो CO पे बेसिकली हम लोग के पास ऑक्सीजन एक था और CO2 पे हम लोग के पास दो बार था, दैट इज O2 था। ठीक है, सो इधर पे 16, ये 32 होगा। सो इसका मास का जो रेशियो होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है, सो सिंपल हम लोग को होल नंबर रेशियो मिलना है। समझ में आया क्या है, जब हम लोग के पास एक से ज़्यादा दो एलिमेंट होगा और ये दो एलिमेंट हम लोग का कॉम्बाइन करके दो या फिर दो से ज़्यादा भी हम लोग का क्या बना सकता है, उधर पे कॉम्पाउंड्स बना सकते हैं। अभी इधर पे एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, जैसे इधर पे कार्बन का मास फिक्स था। अभी जो दूसरा वाला जो मास हम लोग के इधर पे चेंज हो रहा था, उसका हम लोग अगर मास का रेशियो निकालेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, उधर पे एक सिंपल होल नंबर का रेशियो मिलेगा। ठीक है, और इधर पे हम लोग को रेशियो कितना मिला, 1:2। और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इधर पे स्लाइड में हम लोग का देख के रखा था। सो दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हम लोग का इधर पे एग्जाम्पल देके रखा है। देखिए इधर पे क्या बोला है, मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था एंड ऑक्सीजन था। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग के पास वाटर बनता है और दूसरा क्या बनता है, मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, दैट इज H2O2। सो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा ये दोनों पे मेरा मास किसका फिक्स होता है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, इधर पे भी दो हाइड्रोजन, इधर पे भी दो हाइड्रोजन, इधर पे मेरे पास ऑक्सीजन एक है, इधर पे मेरे पास ऑक्सीजन दो है। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालना है।
ठीक है, ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालना है। सो अगर हम लोग मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, सो ऑक्सीजन इधर पे था मेरे पास एक बार, डेट इज 16 हो जाएगा, और इधर पे ऑक्सीजन 2 बार था, 32 हो जाएगा। सो डिवाइड अगर करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, इधर पे सिंपल होल नंबर मिलेगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज़्यादा हम लोग का कॉम्पाउंड्स फॉर्म करेगा, उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, जो दूसरा वाला जो हम लोग का चेंज होता है उन दोनों के बीच में हम लोग का क्या होगा, उन लोगों के बीच में हम लोग का क्या होगा, सिंपल एक होल नंबर का रेशियो होगा। ठीक है, सो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वाला लॉ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। साइंटिस्ट का नाम है गे लुजक, जो दिया था साइंटिस्ट का नाम हम लोगों के पास इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो अभी इस लॉ को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस लॉ को अभी हम लोग समझेंगे। सो बहुत ही सिंपल है, ये जो लॉ है वो क्या बोलते हैं आप लोग एक बार देख लीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो जब भी हम लोग का गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट होके गैसियस प्रोडक्ट बनता है, उस टाइम पे मेरा रिएक्टेंट का जो गैसेस होगा और जो प्रोडक्ट पे जो गैस बना था उन लोगों के बीच में क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, सो मैं इधर पे जो एग्जाम्पल देके रखा है उसको हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, सो इधर पे देखे रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो हम लोग का रिएक्शन होके इधर पे स्टीम बनने वाला जो रिएक्शन है उसको इधर पे लिख के रखा है। ठीक है, सो मेरे पास H2 था, फिर मेरे पास O2 गैस था, दोनों को मैं रिएक्ट किया, फिर मुझे इधर पे क्या मिला, स्टीम मिला। अभी हम लोग अगर देखेंगे, मैं हाइड्रोजन कितना लिया था, वॉल्यूम इन ml, अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे मैं मेजर करके लिया था 100 ml। फिर मैं ऑक्सीजन का कितना लिया था, मैं लिया था 50 ml। ठीक है, फिर मुझे वाटर जो मिला, वाटर जो रिएक्शन पे मिला उसको मैं मेजर करके देखा और वो मुझे कितना मिला, 100 ml मिला। मैं रिएक्शन करके लैब में मैं उसको देखा। ठीक है, ये 100 लिया था, ये 50 ml लिया था, और वो कितना बना था, 100 ml बना था। अभी हम लोग जब इसको सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देखेंगे, 50 से डिवाइड करके देखेंगे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड करने के बाद 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग के पास इधर पे क्या मिला, जो मेरा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट था वो दोनों के, वो सबके बीच में मेरे पास क्या है, इधर पे वॉल्यूम का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम लोग को मिलेगा। ठीक है, सो ये लॉ कौन दिया था बोलने से, गे लुजक ने दिया था। ठीक है, और क्या है हम लोग के पास, सिंपली रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो भी मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो होता है वो एक क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। और भी अगर एग्जांपल में अगर बोलूँ, जैसे कि मेरे पास मैं बोला N2 गैस था, उसको मैं रिएक्ट किया थ्राइस H2 गैस के साथ, और मुझे इधर पे ट्वाइस एमोनिया गैस मिला। ठीक है, सो इधर पे बेसिकली ये जो 1 या फिर ये जो 3 ये जो 2 लिखा रहता है वो बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, और वो बेसिकली ना हम लोग का मोल्स का ही रेशियो होता है और वही मेरा वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। इसके बाद मुझे एक लॉ मिलेगा, उस पर हम लोग ये मतलब जो चीज़ मैं आपको बोला, जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, वो चीज़ हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इधर पे देख लीजिए, इधर पे मोल्स का रेशियो कितना है, 1:3:2, सिंपल होल नंबर का रेशियो है, और यही बेसिकली उसका वॉल्यूम का भी क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, सो ये हो गया गे लुजक्स लॉ। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो लॉ है उसको हम लोग देखते हैं, दैट इज हम लोग के पास क्या था, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, सो एवोगाड्रोस लॉ हम लोग को क्या बोलते हैं, एक बार हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। सो देख लीजिए, हम लोग के पास एवोगाड्रोस लॉ था, कौन दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। ठीक है, सो क्या है स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम अगर मैं इक्वल रखूंगा, जैसे कि मेरे पास ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर का जो मेरा वॉल्यूम था, इस कंटेनर का मेरा वॉल्यूम कितना था, इस कंटेनर का वॉल्यूम था V, इस कंटेनर का भी मेरे पास वॉल्यूम कितना है, V है। ठीक है, वॉल्यूम सेम है ना। सो उसके बाद में इधर पे अलग अलग गैसेस में इधर पे फिल किया, जैसे कि मैं इस कंटेनर पे मैं जो गैस फिल किया वो थोड़ा सा लाइटर था, मैं इधर पे H2 गैस फिल किया, हाइड्रोजन गैस। फिर मैं इस कंटेनर पे
हेवियर देन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से जो हेवी होता है उस गैस को मैं इधर पे डाला, नाइट्रोजन को डाला, ठीक है, वो हेवी होता है। फिर डाल के देखा इधर पे, और डालने के बाद हम लोग को क्या मिला इधर पे, दोनों के केस पे ही जो नंबर ऑफ मोलिकुल्स है ना वो मेरा सेम होगा। दैट इज इधर पे अगर इस कंटेनर पे अगर मेरे पास n होगा, इस कंटेनर पे भी मेरे पास क्या होगा, n मोलिकुल्स होगा, प्रोवाइडेड दे आर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर अगर दोनों का ही सेम रखूंगा, जैसे इसका टेम्परेचर T रखा, इसका प्रेशर P रखा, इस कंटेनर पे भी मैं अगर टेम्परेचर T और प्रेशर P अगर मैं क्या करके रखूंगा, मेंटेन करके रखूंगा, तब मुझे दोनों कंटेनर पे ही मुझे क्या मिलेगा, सेम नंबर ऑफ मोलिकुल्स मिलेगा, प्रोवाइडेड वॉल्यूम मेरा क्या होगा, अगर इक्वल होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल हम लोग का लॉ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। अभी इधर पे हम लोग को एक छोटा सा कंक्लूजन मिल गया कि जो मेरा वॉल्यूम होता है वो बेसिकली किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के साथ वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा हम लोग इधर पे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उतना ही मेरा क्या होगा, इधर पे नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी मेरे पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पे ऐसे नंबर 1 2 3 ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग मोल्स के रेस्पेक्ट पे बोलते हैं, जिसको हम लोग n के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वॉल्यूम और मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तब तो मेरा नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी उधर पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये था मेरे पास एवोगाड्रोस लॉ। अभी मैं आप लोगों को जितना एनसीईआरटी का जो लॉस था उस लॉस को हम लोग इधर पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग, मैं जो बोला था आप लोगों को, एक इधर पे और एक एग्जांपल से हम लोग ये लॉ को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ को देखिए, हम लोग के पास इधर पे क्या बोल के रखा है, इधर पे रिएक्शन दे के रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है, ठीक है। सो हम लोग के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर पे मैं बोला वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम भी ml में लिया था। फिर मैं हाइड्रोजन का और एक कंटेनर लिया, उसमें भी मैं वॉल्यूम भी ml लिया था। फिर मैं ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का भी मैं वॉल्यूम क्या लिया था, इधर पे वी ml लिया। सो बेसिकली हम लोग के पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ट्वाइस वी, मतलब 2 वॉल्यूम में हाइड्रोजन का ले रहा था, और ऑक्सीजन का मेरा वॉल्यूम कितना था, इधर पे VmL था। उसके बाद जब मैं रिएक्शन किया, रिएक्शन करके मुझे जो वॉल्यूम मिला वो बेसिकली कितना मिला, जो वाटर मिल रहा था, जो मेरा स्टीम के फॉर्म पे मिल रहा था, वो मुझे कितना मिला, ट्वाइस VmL मिला, डबल मिला, ठीक है। सो अभी हम लोग अगर देखेंगे इधर पे बेसिकली मेरे, अगर इधर पे मोल्स का अगर रेशो निकालने के लिए जाऊंगा, इस पे जो जहाँ पे मेरा वॉल्यूम भी था उस पे मैं बोला नंबर ऑफ मोल्स कितना था, n था। सो इस वॉल्यूम भी पे भी मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स n होगा। फिर मेरे पास जो ऑक्सीजन का इधर पे नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना होगा, n। और इसके बाद मैं जब रिएक्शन करूंगा, हम लोग के पास जो वाटर या फिर जो स्टीम मिलेगा उस पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस n हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मेरा क्या है, वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो ट्वाइस v अगर मेरे पास वॉल्यूम होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स n होगा, उसका वॉल्यूम भी था, नंबर ऑफ मोल्स n होने से वॉल्यूम भी था। सो नंबर ऑफ मोल्स जब ट्वाइस n होगा, वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। यही हम लोग का एवोगाड्रोस लॉ है, ठीक है। अभी हम लोग फाइनली जो लास्ट वाला जो लॉ है, जो आप लोगों का इधर पे एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं था, उस लॉ को अभी हम लोग देखते हैं। दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देके रखा था, और साइंटिस्ट कौन दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है रिक्टर, ठीक है। सो साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद करके रखिएगा, रिक्टर ने दिया था ये लॉ को। और ये लॉ क्या बोलता है हम लोग को, इफ टू एलिमेंट्स कॉम्बाइन सेपरेटली विद द सेम मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, ठीक है, जब दो एलिमेंट कॉम्बाइन करता है सेपरेटली विद सेम मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, एक सेम मास होगा थर्ड एलिमेंट, their masses are in the same or simple whole number ratio when they combine with each other, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप लोगों के पास इधर पे दो एलिमेंट है, एक तो मेरे पास है हाइड्रोजन और दूसरा मेरे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास एक थर्ड एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन करेगा, जिसका मास फिक्स होगा, ठीक है, मास मेरे पास फिक्स होना पड़ेगा थर्ड एलिमेंट का।
सो मेरे पास थर्ड एलिमेंट क्या था, कार्बन। सो जब हाइड्रोजन और कार्बन मेरा कॉम्बाइन होता है उस टाइम पे हम लोग के पास क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन इधर पे रिएक्ट होगा उस टाइम पे क्या बनेगा, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग के पास देखिए आपका इधर पे क्या है, अलग अलग कंपाउंड तो बना, दैट इज मीथेन बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन मेरे पास इधर पे थर्ड वाला जो एलिमेंट है कार्बन, उसका ना मास फिक्स है। दोनों के केस पे मास कितना है, 12 ग्राम 12 ग्राम ही है। ठीक है, 12 ग्राम ही है। अभी हम लोग को किसका रेशियो निकालना है, जो अलग है। इधर पे अलग क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो मैं इधर पे फर्स्ट वाला जो रेशियो निकालूंगा वो मैं किसके किसके बीच में निकालूंगा, जो मेरे पास डिफरेंट जो इधर पे मासेस था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, सो मैं फर्स्ट रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल के देखता हूँ। हाइड्रोजन 4 था, सो 4 होगा। देन ऑक्सीजन मेरे पास इधर पे 2 बार था, 16 टू द 32 होगा। सो इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे 4 से डिवाइड करके, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1:8। अभी ये मेरा फर्स्ट रेशियो हो गया। अभी ये वाला रेशियो क्या बोल रहा था, ये मेरा सेम रेशियो होगा, सेम और सिंपल होल नंबर रेशियो हो सकता है व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर। सो जब ये दोनों अलग से सेपरेटली कंबाइन होगा, ये रेशियो या तो मेरा ये सेम होगा, ये सेम रेशियो होगा, नहीं तो क्या होगा, इसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स होगा। ठीक है, सो हम लोग निकाल के देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इधर पे। ठीक है, सो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेकेंड वाला जो रेशियो है, सेकेंड रेशियो में निकाल के देखता हूँ। या तो मेरा ये सेम आ जाएगा इसके साथ, नहीं तो वो मेरे पास क्या होगा, सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा। सो इधर पे 16 था, सो मैं अगर डिवाइड करूंगा मुझे जो रेशियो मिलेगा दैट इज क्या होगा, 1:8। ठीक है, सो दोनों के केस पे मेरे पास जो रेशियो था वो मेरे पास क्या आ गया, सेम आ गया। सो या तो सेम आ सकता है, नहीं तो ये वाला जो रेशियो होगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट रेशियो का सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स होगा। मतलब 2 से मल्टीपल हो सकता है, 3 से मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये था मेरे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कौन दिया था, रिक्टर ने दिया था। एक बार फिर से मैं बोल लेता हूँ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट। ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा था सेपरेटली विद द मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट मेरे पास ये था, कार्बन था। देयर मासेस आर इन द सेम। सो मेरे पास इधर पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, देयर मासेस इधर विल बी सेम और सिंपल होल नंबर रेशियो व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर। ठीक है, सो जब सेपरेटली वो दोनों कंबाइन करेगा उस टाइम पे उसका जो मास होगा वो मेरे पास क्या होगा, सेम होना पड़ेगा, या तो सिंपल होल नंबर मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, सो ये हो गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, सो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करते हैं हम लोग का। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट वाला क्या बोला था क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, सो इधर पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख के रखा है, हम लोग को पूछ रहे हैं ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें से मेरा कौन सा स्टेटमेंट इधर पे सही है। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट वाला जो लॉ है वो क्या बोल रहा था, फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट्स should combine with different amount of another element for law of multiple proportion। हाँ, ये सही बोल रहा था। मेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के केस पे क्या होता है, मेरे पास एक का तो मास मेरा फिक्स होगा, जैसे कि मैं बोला कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ना, फिक्स मास। ठीक है, वो मेरे पास किसके साथ कंबाइन कर रहा था, शुड कंबाइन विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, सो मेरे पास अनदर एलिमेंट ऑक्सीजन, इधर पे भी ऑक्सीजन, दोनों मिलके मेरा अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा था। फिर इन दोनों का मास का हम लोग रेशियो निकालते थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। ठीक है, सो ये बेसिकली सही है स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेकेंड स्टेटमेंट बी पे क्या लिख के रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन रेशियो बाय एटॉम इज डिफरेंट एज देयर कॉम्बिनेशन रेशियो बाय मास। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन रेशियो बाय एटॉम्स इज डिफरेंट एज देयर कॉम्बिनेशन रेशियो बाय मास। हाँ, ये भी सही है। जैसे कि मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मैं CuCO3 का ही मैं अगर एग्जांपल अगर लूँ, ठीक है, उस पर हम लोग देखा था, इधर पे अगर हम लोग कॉपर का मास दैट इज 63.5, ठीक है, देन कार्बन का मास इधर पे 12, फिर ऑक्सीजन का मास इधर पे 16 3 48 हो जाएगा, सॉरी इधर पे 48 हो जाएगा। सो इधर पे अगर हम लोग मास का जो रेशियो निकालेंगे, जो मेरा मास का रेशियो होगा वो मेरा क्या होगा, एलिमेंट का रेशियो के साथ वो मेरा सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एलिमेंट इधर पे क्या क्या था, कॉपर था, कार्बन और ऑक्सीजन था। इधर पे एलिमेंट्स का रेशियो अगर निकालेंगे वो बेसिकली मेरे पास 1
ये भी 1 और ये मेरे पास 3 था, सो 1:3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मास का तो रेशियो 63.5, फिर 12 और 48 था। ठीक है, लेकिन आप देखिए ना, इधर पे एलिमेंट का रेशियो अगर देखेंगे, कॉपर कितना था 1, कार्बन था 1 और ऑक्सीजन था 3। ठीक है, सो मासेस का रेशियो और एलिमेंट का रेशियो मेरे पास सेम नहीं होता है, वो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, सो ये तो मेरा सही हो गया। अभी ऑप्शन नंबर सी पे क्या दिया है? इन द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया द रेशियो वॉल्यूम ऑफ एमोनिया N2NH2 इज 2:1:3। द एबव डाटा प्रूव्स द गेल-लुसाक्स लॉ। ठीक है, सो इधर पे बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया, दैट इज एमोनिया को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे उस टाइम पे मेरे पास क्या बनेगा? नाइट्रोजन और मेरे पास हाइड्रोजन बनेगा। अभी हम लोग को इधर पे एमोनिया का, देन नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो देके रखा था। मैं बोला था जो मोल्स का जो रेशियो होता है वही बेसिकली क्या होगा? मोल्स का रेशियो होगा, दैट इज 2:1:3, जो कि हम लोग को यही देके रखा था और ये सही हम लोग का क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा रिगार्डिंग गेल-लुसाक्स लॉ। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर डी ही तब तो बचा हुआ है, ये मेरा क्या होगा? गलत होगा। देखिए क्या बोल रहा था? पोटेशियम कॉम्बाइन विथ 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, टू फॉर्म 2 सैंपल्स ऑफ KCl। अलग अलग KCl का सैंपल बनाएगा। ठीक है, एक मेरा KCl का इधर पे KCl का कौन सा वाला 35 वाला कॉम्बाइन हुआ और दूसरा KCl मेरे पास 37 वाला कॉम्बाइन हुआ। ठीक है, देयर फॉर्मेशन फॉलोज द लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ठीक है, इधर पे लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन वैलिड है बोल के बोल रहा है। ठीक है, सो लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन पे हम लोग को तो एक ही बात बोला था कि जब भी ऐसे एलिमेंट्स कॉम्बाइन करते हैं उसका मास का मेरा फिक्स रेशियो रहता है, लेकिन मेरे पास इधर पे मास का फिक्स रेशियो ही नहीं है। इधर पे पोटेशियम का मेरे पास 39 होता है, क्लोरीन का कितना हो गया? 35 हो गया। इधर पे KCl का, इधर पे KCl का मेरा पोटेशियम का तो 39 है, लेकिन क्लोरीन का कितना हो गया? इधर पे 37 हो गया। सो इधर पे मेरे पास बेसिकली क्या है? मास का रेशियो डिफरेंट आ रहा है, सो ये मेरा लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ही मेरे पास क्या था? गलत था। सो आप लोगों को समझ में आ गया रिगार्डिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग को 4 स्टेटमेंट देके रखा था, जो मेरा 4th वाला स्टेटमेंट है वो मेरे पास गलत था। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग को क्या देके रखा था? इक्वल masses of hydrogen, oxygen and SO2 have been taken in a container of volume V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस in identical condition। identical condition बोल दिया मतलब टेम्परेचर प्रेशर मेरे पास सेम होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर प्रेशर सेम होने से कौन सा लॉ? एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। ठीक है, सो वॉल्यूम का रेशियो के बारे में भी बोल दिया, वो बेसिकली एवोगाड्रो लॉ ही होगा। ठीक है, किसका किसका? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, SO2 का कितना होगा वो पूछ रहा था। ठीक है, सो वो हम लोग निकाल के देखते हैं। मैं इसको अगर सोल्व करने के लिए जाऊंगा, लेट अस एज्यूम कि मेरे पास इक्वल मासेस बोला था ना ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, इक्वल मासेस ऑफ ऑल गैसेस बोला था। सो लेट अस एज्यूम कि मेरा हाइड्रोजन का मास कितना मैं ले लेता हूँ? इधर पे 1 ग्राम ले लेता हूँ, इक्वल मास ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का हम लोग कितना ले लेते हैं? ऑक्सीजन का भी मैं 1 ग्राम ले लेता हूँ। देन मेरा SO2 का भी मैं मास कितना ले लेता हूँ? इधर पे मास 1 ग्राम ले लेते हैं, इक्वल मास। ठीक है, सो तीनों का मास मेरा इक्वल है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। और फिर टेम्परेचर प्रेशर मेरा आइडेंटिकल होगा, टेम्परेचर T, प्रेशर P इधर पे था। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्या निकालते हैं? मोल्स निकाल के देखते हैं। सो मोल्स निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मैं फर्स्ट पे किसका मोल्स निकालता हूँ? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। हाइड्रोजन का मोल्स हम लोग को कितना मिलेगा? गिवन मास कितना था हाइड्रोजन का? सेम सबके केस पे 1 ग्राम। और मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है, सो 2 ग्राम होगा। दैट इज बेसिकली मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे सिंपल करके रखता हूँ 1/2। नेक्स्ट मुझे ऑक्सीजन का इधर पे मोल्स निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मोल्स कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑक्सीजन है, दैट इज 16 2 कितना होगा? 32 ग्राम। सो बेसिकली मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, 1/32 ही रख देता हूँ, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 1/32। देन SO2 का मोल्स हम लोग निकालते हैं थर्ड पे, SO2 का मोल्स। सो इधर पे मेरे पास क्या होगा? गिवन मास 1 ग्राम। देन SO2 का मेरा मोलर मास, सल्फर का होता है 32, देन ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन होने से 16 2 32, दैट इज बेसिकली 64 होगा। सो ये कितना हो जाएगा? 64 ग्राम।
सो ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 बाई कितना होगा 64। अभी मैं ये तीनों का ही अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ये तीनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन और SO2 का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, मोल्स का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और SO2 का, वही क्या किसका रेशियो होता है बोला था मैं, मोल्स का जो रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है बोल के बोला था। सो हम लोग लिख लेते हैं, ये बेसिकली 1/2 होगा, देन ये मेरे पास क्या होगा 1/32 होगा, और ये मेरे पास क्या होगा 1/64। सो मैं जितना भी नंबर है सबको मैं 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं अगर 64 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सो कितना हो जाएगा 64 इंटू हाफ। इसको भी मैं 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज़ 1/32। इसको भी मैं 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज़ 1/64। सो बेसिकली क्या होगा, ये 2 से ये 32 हो जाएगा, 32 से ये 2 हो जाएगा, और 64 से ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास जो रेशियो होगा किसका किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और SO2 का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और SO2 का, उसका जो रेशियो है वो कितना होगा 32:2:1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया, ये एवोगाड्रोस लॉ था। ये क्वेश्चन हम लोग का ऐसा क्वेश्चन नीट पे भी आता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग लास्ट और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज का क्लास को आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सो मेरा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग इधर पे देख लेते हैं। सो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ पे फॉलो हो रहा है उसके बारे में हम लोग को इधर पे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स will always have carbon and oxygen in the ratio 1:2, ठीक है। सो ये तो मेरे पास लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के बारे में बोल रहा है, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि अलग अलग सैंपल्स अगर हम लोग लेंगे उस पर मेरा जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो मेरा फिक्स होकर रहता है। सो ये तो मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा था, कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड नेमली CO2, हाँ CO2 बनेगा एंड CO बनेगा, where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the simple ratio 2:1, where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the ratio, ठीक है। सो मुझे इधर पे हाँ ऑक्सीजन और इधर पे O2 और फिर इधर पे मेरे पास ऑक्सीजन का दोनों का अगर रेशियो अगर हम लोग निकाल के देखेंगे 32 और ये 16, दैट इज बेसिकली 2:1 ही होगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मुझे 2:1 मिलेगा। सो ये तो सही है, ये सही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग। देन स्टेटमेंट सी, व्हेन मैग्नीशियम बार्न्स इन ऑक्सीजन, जब मैं मैग्नीशियम को बार्न करूंगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में बार्न किया, ठीक है, the amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide form, ठीक है। सो इधर पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा उधर पे जो मेरा मैग्नीशियम का मास होगा वो पहले के रिएक्टेंट पे जितना लिया था उसके बराबर होगा, ठीक है। हाँ ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। रिएक्टेंट पे मेरा जितना मास होगा मैग्नीशियम का उतना ही मेरा प्रोडक्ट पे भी मास होगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है सी। लास्ट पे डी वाला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोजन विल combine with 100 ml oxygen to produce 200 ml of water vapor, ठीक है, at constant temperature and pressure, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक हो गया, at constant temperature and pressure, ठीक है, क्या लिखना चाहिए 200 ml of hydrogen will combine with 100 ml of oxygen to produce 200 ml of water vapor, ठीक है। सो ऐसा कुछ बोलना चाहता था ये स्टेटमेंट, हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन अगर हम लोग कितना लेंगे, हाइड्रोजन हम लोग ले लेंगे इधर पे बेसिकली 200 ml, ठीक है, 200 ml। देन ऑक्सीजन हम लोग कितना लेंगे, ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे इधर पे 100 ml, ठीक है, 100 ml। और वाटर जो बनेगा वो बेसिकली कितना बनेगा इधर पे मेरे पास 200 ml बनेगा। सो ये बेसिकली मेरे पास गेलुजाक्स लॉ, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर भी मेरे पास स्टीम था।
सो इधर पे मेरे पास क्या होगा, इन लोगों के बीच में सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा, दैट इज 2:1:2, ठीक है। होल नंबर रेशियो होता है बाय देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। सो आज का क्लास मेरे ख्याल से मैं जितना भी आप लोगों को बोला बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तब तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। और मैं कुछ भी अगर इधर पे आप लोग को समझने के लिए प्रॉब्लम अगर हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उस कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करने के लिए ट्राई करूँगा। और जितना भी हम लोग का ग्रुप्स है या फिर हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हो गया, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो सब ग्रुप्स को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, हर जगह पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अर्ली। और उसके बाद आप लोग ये फॉलो करके जाइए, आप लोग को डेफिनेटली क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। आज का वीडियो को हम लोग इधर पे ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।